हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले की वीडियो में हम 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा का। तो मराठी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है ये आपको बता देते हैं। तो मराठी भाषा का विकास जो हुआ है वह हुआ है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। किससे विकास हुआ है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। अगर हम बात करें मागधी अपभ्रंश की, तो मागधी अपभ्रंश के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। ABOB अर्थात असमिया, बंगाली, ओडिसी और बिहारी, इन 4 भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी है। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवमंडल। नवमंडल शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा? नभोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें आपको बताना है सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य धन उदय मिलकर किसका निर्माण करेंगे? सूर्योदय का। और सूर्योदय में संधि की बात करें तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। जब ए और उ मिलकर क्या बनाते हैं? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, च वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो इसमें आपको बताना है कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले तो आपको कुछ बार बोलना है और आपकी याद हो जाएगा। इसी सीक्वेंस में बोलना है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ऐसा आप 4-5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसके बाद आपको याद क्या रखना है? इसके बाद आपको याद रखना है बस कचट तप। क्या याद रखना है आपको? कचट तप। तो बात करें बस इतनी सी ही ट्रिक है। कैसे क्या हो जाएगा हमारा कै वर्ग? च वर्ग जितना भी है सब किससे उच्चारण किया जाएगा? तालु से। ट वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे उनका उच्चारण किससे किया जाएगा? मूर्धा से। और त वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे उनका उच्चारण दंत से। और प वर्ग के वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से। तो आपको याद रखना है बस कचट तप और उसके बाद कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दे, धन ए, धन के, धन से, धन ए, इन सबको मिलाने से क्या शब्द बनेगा? तो गाइस इसका राइट आंसर कैसे हो जाएगा देखते हैं। दे, दे में ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा? दे। कै और शे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? छह क्षत्रिय छह का। और ए इसकी में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? दक्ष। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गायक में कौन सी संधि है? तो इसमें आपको बताना है गायक शब्द में कौन सी संधि है। तो गायक का संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गै धन अकय। तो यह क्या हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? ए और ए मिलकर कौन सी संधि का निर्माण करते हैं? अयादि संधि का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयादि संधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सा शब्द शुद्ध है? हस्तक्षेप, ये गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या होता है? हस्तक्षेप।
निरोग में बड़ी ई की मात्रा लगेगी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अक्षौणी होता है, दो मात्राएं लगेंगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निष्पक्ष। निष्पक्ष कैसा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बै का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें आपको बताना है बै का उच्चारण स्थान क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंतोष्ठ। तो बै का उच्चारण किससे किया जाता है? दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर। दंत प्लस ओष्ठ अर्थात होठ से मिलकर किसका उच्चारण किया जाता है? बै का उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें आपको बताना है किस वाक्य में गलत विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुम जा रहे हो, बिल्कुल सही विराम चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम। मोहन अब तुम घर जा सकते हो, यह भी सही है। हे ईश्वर सबका कल्याण हो, विस्मय दिवोदक, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो गाइस इसमें होना चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहां किसी स्थिति विशेष कोई निश्चित न हो तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो गुच्छा एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, कुंज समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, मंडल भी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकान। तो मकान किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। और बात करें अगर हम संज्ञा के भेद की, तो संज्ञा के टोटल कितने भेद? 5 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 11 से 13 तक पद्यांश को पढ़कर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए इसे देख लेते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये पद्यांश हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में किस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। इस पद्यांश को आप एक बार और आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो इसे देख लेते हैं, किन कलियों पर हुआ है? तो यहां देखिए आप, विचार रूपी कलियों पर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, सूखे पत्ते प्रतीक हैं। तो सूखे पत्ते किसका प्रतीक है? पद्यांश को पढ़कर पता चल रहा है, मन के सूनेपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संख्या शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का क्या नाम है? तो इसमें आपको बताना है शब्दों का ऐसा कौन सा संख्याबोधक रूप है जिससे संख्या का पता चलता है, ऐसा कौन सा विकारी रूप है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का है? तो इसमें आपको बताना है पुर्तगाली भाषा का कौन सा शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाबी। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी हो जाएगी। माँ ने क्या किया? माँ ने, मान लीजिए आप, माँ ने अलमारी के अंदर, माँ ने क्या किया? अलमारी के अंदर बाल्टी में भरकर अनानास रख दिए। बाल्टी में भरकर अनानास रख दिए। अब क्या करा? हुआ क्या कि कुछ समय बाद एक पुत्र आया, माता का पुत्र। उसने क्या किया? चाबी से अलमारी को खोल दिया। अब जब माता को पता चला तो माता ने उसे क्या दी?
उसने क्या किया, सारे अनानास खा लिए, तो माता ने दी उसे गाली। तो किस तरह से याद हो जाएगा आपको? अलमारी शब्द पुर्तगाली भाषा का है, बाल्टी पुर्तगाली भाषा का है, अनानास पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और ये पुत्र ने जो गाली खाने का काम किया, इससे आप याद कर सकते हैं ये किस भाषा के शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के। आइए और शब्द देख लेते हैं, और शब्द किस किस भाषा के हो जाएंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाबी। चाबी किस भाषा का शब्द हो जाएगा, पुर्तगाली भाषा का। बात करें अगर हम बहादुर, बहादुर किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का। लिफाफा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। और चश्मा किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। तो निपात किसे कहते हैं, जैसे भी। किसी भी वाक्य में जो शब्द जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, निपात। जैसे यहाँ किसका प्रयोग किया गया है, तक का प्रयोग। तो तक क्या दिखा रहा है यहाँ, सीमा के बारे में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमा बोधक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी किसी निश्चित वस्तु का बोध हो वह क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण पदबंध है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण पदबंध है। तो गाइस विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह क्या कहलाएगा, विशेषण पदबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांद से भी प्यारा। चांद से भी प्यारा यानी बहुत प्यारा। तो इसमें कैसे विशेषता बताई जा रही है, विशेषण के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम ने राम से पत्र, इस वाक्य में रिक्त अंश में पढ़ना क्रिया के लिए किस रूप का प्रयोग होगा। तो इसमें आपको बताना है पढ़ना का कौन सा रूप यहाँ सही रहेगा। श्याम ने राम से पत्र पढ़वाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब कोई काम खुद न करके, स्वयं न करके किसी दूसरे से कराया जाए तब वहाँ कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी आपको याद रखना है। तो ये पढ़वाया किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्त्री प्रत्यय आइन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें आपको बताना है इन चारों में से किस में आइन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चौबाइन आइन प्रत्यय का प्रयोग, ललाइन आइन प्रत्यय का प्रयोग, पंडाइन आइन प्रत्यय का प्रयोग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेठानी। सेठानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आनी प्रत्यय का। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बाघ युद्ध में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो इसमें आपको बताना है बाघ युद्ध में समास का कौन सा रूप है। तो एक बार इसका विग्रह करके देख लेते हैं। बाघ युद्ध का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाघ धन युद्ध, अर्थात बाघ से युद्ध। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्ण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्रिया का वह रूपांतर जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। तो वाच्य, हिंदी भाषा में वाच्य की संख्या कितनी, 3। जिससे कर्ता का बोध हो वह कैसा वाच्य, कृत वाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता हो वहाँ कर्म वाच्य, और जिसमें भाव प्रकट हो वहाँ भाव वाच्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत वाच्य। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। तो इसमें आपको बताना है कुशाग्र शब्द कैसा विशेषण है। तो कुशाग्र क्या बता रहा है, यहाँ गुण के बारे में बता रहा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पंकज किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें आपको बताना है पंकज किस प्रकार का शब्द है। बात करें पंकज की, तो पंकज किन तो शब्दों से मिलकर बना है, पंक धन जय। पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होगा जन्म लेने वाला,
अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। किसकी तरफ इशारा कर रहा है? कमल की तरफ। तो हिंदी भाषा में ऐसे शब्द जो लिखने पर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करें कैसे शब्द कहलाते हैं? योग ऋण शब्द। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग ऋण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? में या पर किसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा? अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक की पहचान, किसी भी वाक्य में अगर स्थान का बोध हो तब वहां पर कौन सा कारक? अधिकरण कारक। बात करें अगर हम किसी वाक्य में अलगाव, तुलना या भय, इन तीनों में से किसी का बोध हो तब वहां पर कौन सा कारक? अपादान कारक। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वह आया हो, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है? इसमें आपको बताना है कि वर्तमान काल का कौन सा रूप है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थभेद का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है अम्बुज और अम्बुद का क्या अर्थ है। इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है? पानी के पर्यायवाची याद रखने हैं, मात्र पानी के। जल, नीर, तोय, अम्बु और बारी। जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं बस वो आपको याद रखने हैं। तो पानी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? जल, नीर, तोय, अम्बु और बारी। अगर आपसे पूछे जाए कमल के पर्यायवाची तो आपको क्या करना है? इसमें जय ऐड करना है। तो जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके पीछे जय लगाने से किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? कमल के। जैसे जलज, नीरज। आप इस तरह से कर सकते हैं। जब भी बादल के पर्यायवाची पूछे जाए तो आपको क्या करना है? इनके पीछे दय लगाना है। जैसे जलद, नीरद। और आपको याद कैसे रहेगा कि बादल में दय लगाना है और कमल में जय। तो बादल में बीच में क्या आ रहा है? दय। तो आपको क्या लगाना है? दय। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो अम्बुज का अर्थ तो हो जाएगा कमल और अम्बुद का अर्थ हो जाएगा बादल। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल और बादल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है? तो अभिकारी शब्द किसे कहेंगे? जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो। कैसे शब्द कहलाते हैं? अभिकारी शब्द। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यय। बात करें अगर हम अव्यय की तो हिंदी भाषा में अव्यय की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रय का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रति उपसर्ग का। ये आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रति का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आप बोलकर देख लीजिए लुटेरा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कुछ लड़के खेल रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ किस प्रकार का विशेषण है? तो कुछ किसके बारे में बता रहा है? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी, संख्यावाचक विशेषण। और ऑप्शन नंबर डी, परिमाण बोधक। तो गाइस इसमें कुछ किसकी तरफ इशारा कर रहा है? परिमाण की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है,
इस वाक्य में जो कल आया था कौन सा उपवाक्य है? तो इसमें क्या है, जो कल आया था वह किसकी विशेषता बता रहा है? जो आज भी आया है। तो यह किस प्रकार का उपवाक्य हो जाएगा? विशेषण उपवाक्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर ए, एक एक कर सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए, यह सही है। ऑप्शन नंबर बी, वास्तव में वह एक बड़ा आदमी है। तो गाइस इसमें क्या गलती हो जाएगी? वास्तव में के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए? वस्तुतः का। वस्तुतः वह एक बड़ा आदमी है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है? आक्रामक, संक्रामक, अतिक्रामक या अभिक्रामक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसमें आपको बताना है एफिडेविट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो ये तो आपको सबको पता होगा। एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? शपथ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन में आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उन्हें आपको अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको दिया है, आप सबको धोखा दे सकते हैं। इसे देख लेते हैं आप एक बार किस तरह से बनेगा ये। आप सबको धोखा दे सकते हो, किस तरह से अरेंज करेंगे इसे? सबसे पहले लेते हैं हम, आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हैं पर वक्त को धोखा नहीं दे सकते। तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रे वे ले और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। आभूषण, जेवर, अलंकार सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर। नागर किसका पर्यायवाची है? चतुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से एक विकल्प पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से असंगत है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द युग्म गलत है। तो आइए इसे देख लेते हैं। बात करें अगर हम, ऑप्शन नंबर ए, बाजी ही है, घोटक और तुरंग ये किसके पर्यायवाची हैं? घोड़े के। ये सब सही हैं। ऑप्शन नंबर बी, लोचन, नयन, चक्षु, दृक किसके पर्यायवाची हैं? आँख के। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, मयूख, रश्मि, प्रभा और अंबर, इसमें आप देखिए अंबर किसका पर्यायवाची है? तो अंबर हो जाएगा कपड़े का। और बाकी मयूख, रश्मि और प्रभा किसके पर्यायवाची हैं? किरण के। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ किस में गलती है? अंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले, इसे क्या बोलते हैं हम? युधिष्ठिर। और इसमें कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलूक तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर बताइए। तो आपको इसमें मिलान करना है। तो निर्मला क्या है? एक उपन्यास है। तो ये किससे मिल जाएगा? उपन्यास से। चिता के फूल क्या हो जाएगा? एक निबंध। ये इससे मिला देंगे। वरदान क्या है? एक कहानी। और भारत दुर्दशा क्या हो जाएगा? एक नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द गलत है। सहयोगी का प्रतियोगी बिल्कुल सही है। उद्दत का विनीत ये भी सही हो जाएगा। कायर का निडर ये भी सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ज्योति और प्रकाश ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। जिसके आने की तिथि मालूम न हो क्या कहलाता है, अतिथि, बिल्कुल सही है। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, ये भी सही है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या बोलेंगे हम, अचिंतनीय, अचिंतनीय, अचिंतनीय बोलेंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, ये गलत दिया है। और स्वेद से उत्पन्न होने वाला अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, स्वेदज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो आपको क्या याद रखना है, सा सी से ये 3 शब्द किसी भी वाक्य में दिखाई दे, वह कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, छंद से संबंधित गणों की संख्या है। तो इसमें आपको बताना है कि छंद से संबंधित गणों की कितनी संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। और गण कितने अक्षरों से मिलकर बनता है, 3 अक्षरों से। तो हिंदी भाषा में छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो इसमें आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो ये किस काल की रचना हो जाएगी, आदिकाल की। बात करें अगर हम पृथ्वीराज रासो की, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, चंदवरदाई के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है, पृथ्वीराज रासो को। किसके द्वारा लिखी गई है, चंदवरदाई के द्वारा। कौन से काल में लिखी गई है, आदिकाल में। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाप क्या है, एक अनेकार्थक शब्द नहीं है। खग, अक्ष और नाग कैसे हो जाएंगे, अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, बलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो बलय क्या होता है, आपने पेड़ों पर भी देखा होगा, छोटे छोटे क्या होते हैं, गोले, जिनसे क्या पता लगाया जाता है, वृक्ष की आयु के बारे में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा बलय क्या है, एक गोलाकार घेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, त्रुटिपूर्ण विकल्प की पहचान कीजिए। तो इसमें कुछ स्थायी भाव दिए हैं और कुछ रस दिए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, बिल्कुल सही है। वीर रस का उत्साह, बिल्कुल सही है। विवत्स का जुगुप्सा, बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध रस का क्या हो जाएगा, क्रोध। और हास किसका हो जाएगा, हास्य रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बैल ने कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो इसमें आपको बताना है बैल ने कूदे कूदे तंगी कहावत का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस क्या कहलाता है, बैल ने कूदे कूदे तंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो ऑप्शन डी को चिन्हित कीजिए। आइए देख लेते हैं। तो धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बी में। जब हमने ए में व्यर्थ का प्रयोग कर लिया है तो बेकार और व्यर्थ का तो एक ही अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।